स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एपिसोड 2 पॉडकास्ट टू अपग्रेडिंग इंडिया। एंड आज हमारे साथ है एक बहुत खास गेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। और आप इन्हें जानते होंगे, इन्हें इनके काम को जानते होंगे और इन्हें बहुत बार सुना होगा। गूगल पे काफ़ी ट्रेंड करते रहते हैं, वहीं से मैंने इन्हें जाना और वहीं से इनकी कला को पहचाना। ही इज़ प्रमोद साहू, एन इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के ये विनर रह चुके हैं। और इनका एक गोल है, इनकी एक छपाक सोशल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है जहाँ पर ये बच्चों को सिखाते हैं रंगोली डिज़ाइन, दी इंडियन आर्ट कल्चर। और इनकी जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे। और मेरा जैसा आप जानते ही है कि मतलब मेरा एम हमेशा रहता है कि ऐसे लोगों को बुलाना जिनके काम, जिनकी कला और जिनके एफर्ट्स, जिनकी कोशिशें हमारे समाज को और बेहतर बनाती है हर दिन रोजाना। सो वेलकम प्रमोद जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। प्रमोद जी बहुत शॉर्ट में आंसर देते हैं। मतलब हम लोग जब प्री इंटरव्यू भी जब प्रिपेयर कर रहे थे तो काफ़ी शॉर्ट आंसर दे रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। बट देन अब मैं कम बोलूँगा, आप चिंता मत करिए। आप सब कुछ जो बात करेंगे वो प्रमोद जी ही करेंगे। सो मैंने इंट्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा दे दिया इनका, आई होप सो। बट देन अब हम जानेंगे ना इनसाइड स्टोरी, अंदर की बात। क्योंकि जो इंसान जिसने 14 अगस्त 1991 हिज बर्थ, बाय द वे ही इज़ 29, ही इज़ वेरी यंग और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत नाम कमा लिया है। सो अब हम जानेंगे कि 7 साल की उम्र में जब उस लड़के ने पहली बार रंगोली को छुआ, सो व्हाट मेड हिम फील कि इसके साथ वो कुछ जादू कर सकता है। ओवर टू यू प्रमोद। उस वक्त तो मैं आर्ट के जो वेरिएशन होते हैं मुझे पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ें आर्ट होते हैं, बट करना था ये आर्ट, ये पता था। ओके। आर्ट जब मैंने करना चालू किया तो घर में भगवान कृष्ण के, राधा जी के मूर्तियाँ थी। तो मूर्ति लगभग इतनी बड़ी रही होगी उस वक्त। मैंने मम्मा को कई बार कहा कि आप उसे निकाल के दीजिए, मैं उसे ड्राइंग करूँगा। पर ड्राइंग अभी मेरे पास छोटा सा था, लेकिन मूर्ति इतनी बड़ी थी तो मतलब मैं पूरा बनाना चाह रहा था, मतलब फेस से लेके लेग तक की। लेकिन मैंने बस बना पाया फेस। तो मुझे याद है ये लगभग 6-7 साल का उम्र रहा होगा। और उसी दरमियान दिवाली के टाइम पे ही बड़ी बहन वीना दीदी ओके। वो रंगोली कर रही थी घर के बाहर। ये चीज़ें मैं हर स्टोरी पे बताता हूँ क्योंकि मुझे लगभग वही याद है। और इसलिए मैं उस चीज़ को शेयर करता हूँ कि घर के बाहर सभी बहन रंगोली करती है, मेरी बहन भी रंगोली करती थी। और हुआ ये कि कलर से छेड़छाड़ करना हो गया। मतलब मैं बहुत उत्सुक रहता था काम करने के लिए। ओके, ये कलर से तो क्या किया जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो रंगोली के साथ बैठना और कलर्स को यहाँ से पोस्टपोन करना, दीदी मैं भी हेल्प करूँगा ऐसा करके। दरअसल हम यहाँ पर रीजनल जो लैंग्वेज है, मेरी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी, यस, तो उसमें हमारा चल रहा था कन्वर्सेशन। तो दीदी ने डांटते हुए मुझे कहा ये तू कर। तो अब मज़ा आया, अरे मुझे मौका मिल गया है तो डांट फटकार तो मिली। उसके बाद स्टार्ट हमने किया कि चलिए करते हैं। तो एक दिन हुआ, 2 दिन होगा और एक आदत से बन गई कि दीदी घर पे ही और मैं घर के बाहर रंगोली करना स्टार्ट हुआ। फिर उसके कुछ दिन बाद, लगभग 4-5 साल बाद दीदी की शादी हो गई। तो दीदी की शादी होने के बाद रंगोली का जो रीति रिवाज है, मतलब वो मैंने फॉलो किया कि चलिए रंगोली बनाना है। और आसपास के जो घर के आसपास जो लड़कियां थी उनको भी ऐसा लगने लगा कि ओके ये रंगोली बना रहा है बॉय, ओके तो अच्छा है। तो मतलब रंगोली अच्छा है, उनका मेन अटेंशन मुझे दिख रहा था कि ओ बहुत अच्छा काम चल रहा है ऐसा करके। तो मैं बहुत खुश था कि चलिए अप्रिसिएशन मिल रहा है, आसपास के आंटी अंकल भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में लगभग मैं 10 साल का रहा हूँ उस वक्त, आई थिंक, या 8-10 साल। इसी के बीच में 1-2 साल के बाद 2000 के करीबन की बात करें आप शायद। हाँ। तो इस दरम्यान मैं क्लास 4th में था और स्कूल के जो लड़कियां होती हैं ना, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जी। तो वो लड़कियां मुझे किसी ना किसी तरीके से चोट पहुंचाई जुबान से। वो कैसे कि मैं रंगोली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हूँ, सभी के सभी लड़कियां बैठे हैं और मेरे क्लासमेट्स लड़कियां, उनके नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनको अभी ऐसा अच्छा लगता होगा कि ओ प्रमोद रंगोली करता है।
लेकिन वो जो ग्रुप है मैं जिनमें इमेजिन कर पाता हूँ, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि ओ ये लड़का होकर लड़कियों वाला काम कर रहा है। या इस बारे में तो हाँ गो अहेड। ये जो चीज़ था, मैंने कहा कि ये तो आर्ट है, हाँ, और Correct. कहीं पे लिखा तो नहीं गया था कि लड़कियां ही करेंगे या महिलाएं ही करेंगे। सही एक बात है। कला था कि स्वागत करना ही, शुभ प्रतीक चिन्ह बनाना ही परंपरा है। और वो बात अलग है कि अधिकतर जैसे कि ज्यादातर लोग मतलब महिलाएं ही करते रहे थे, करेक्ट। कोई नियम तो नहीं है। तो वो था, तो एक माइंड में बैठ गया कि यार ऐसी बात है तो चलिए हम अच्छे करते हैं। तो उस वक्त मैंने रंगोली कंपटीशन में अच्छे से काम किया, मुझे प्राइज मिला। प्राइज में स्कूल में स्टील के बर्तन वगैरह मिलते हैं, टिफिन बॉक्स और प्लेट्स, तो मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा। तो वो एक था कि एक तरह से मुझे अप्रिसिएशन भी मिला। 7 साल 8 साल की एज में किसी तरह स्टार्ट हुआ, और कुछ लोगों का नज़रिया अलग था। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे थे, बिल्कुल नहीं, बुरे नहीं थे। वो एक टाइम ऐसा था कि उनको यही चीज़ लगा कि ये काम लड़कियों का है और लड़का कर रहा है ऐसा। मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा कि आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, और जिस तरीके से आप उसको ओन कर रहे हैं और जितनी खुशी के साथ बता रहे हैं, आई थिंक जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि आप अपने काम को लेके बहुत प्राउड फील करते थे उस वक्त भी, एक 7 साल की उम्र में। और जैसे कि आपने कहा कि वो बुरे नहीं थी, उनका नज़रिया अलग था, तो मैं कहूँगा कि ये आपकी अच्छाई है। और जैसा कि आपने कहा कि कला की कोई ज़ात नहीं होती, कला की कोई ज़ुबान नहीं होती, तो आपको बहुत छोटी उम्र में बहुत सारा रिकग्निशन मिल गया। आप एक रंगोली आर्टिस्ट, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह लोग आपको जानने लगे, समझने लगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि स्कूल में बर्तन मिलते थे, छोटे मोटे अवार्ड्स मिलते थे, छोटी छोटी ये पीतल के बर्तन, तो वो तो पहला इंस्पिरेशन पॉइंट होता है कहीं पर भी। मतलब आज तो आपके पास में इतने बड़े बड़े अवार्ड्स है, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उस टाइम पर जब जर्नी की शुरुआत हो रही थी तब कैसा था, बिकॉज उस टाइम पे इतने रिसोर्सेस नहीं थे और इतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो एक ऐसे टैलेंट को, आज के दौरान अगर कोई ऐसा टैलेंट बनेगा तो ऑब्वियसली उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन एक वक्त अलग था, ज़माना अलग था। तो आपको कितनी मुश्किलें लगी ये सारी चीज़ें अचीव करने में, और किस तरीके से आपने उसको निभाया, किस तरीके से आपका रास्ता बना? हाँ, रास्ता बनना मतलब नया था मेरे लिए, बहुत कठिन तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे प्यार था अपने काम से। और पहला मोटिव ये था कि मुझे काम करना है, मतलब व्हाट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट था कि इस अभी जो मैंने किया है अगला काम मेरा कितना अच्छा हो सकता है, वो मेरे लिए बड़ी बात रखती थी। तो 2008 में 2005 में उस वक्त मैं 9th 10th में था, करेक्ट, आई थिंक, यस 9th में होंगे, 14 साल के थे। हाँ, तो इस वक्त रायपुर में एक प्रिंट मीडिया है जहाँ पे कंपटीशन हुआ, आर्ट कॉन्टेस्ट। तो स्कूल में कंपटीशन से निकल के सिटी लेवल में आना, पार्टिसिपेट करना, और मतलब मेरा फर्स्ट पेंटिंग कॉन्टेस्ट था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ओके, स्कूल से निकलना। ओके, और जस्ट उसके सेकेंड डे ही, मतलब मुझे ये चीज़ पता नहीं है कि पहले पेंटिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, पहले रंगोली, उसी कंपटीशन में 2 दिन अलग अलग था। तो रंगोली में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो उस वक्त मैंने कुछ मेरे हम उम्र के मैंने कुछ बॉयज़ को देखा, यार ऐसे बॉयज़ होते हैं जो जीतने के लिए बने होते हैं किसी कंपटीशन को। तो उन लोग के जो वर्ड्स थे, मतलब मेरे हम उम्र के थे, ऐसा होता है कि तारीफ उनके मिलते हैं तो अच्छा लगता है, ओ ये बॉय है, और मतलब बॉय होके मेरी तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि लड़कियां आर्ट रंगोली करते थे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिकॉल होना चालू हो गया था। ओके, कोई एक चिढ़ होती है ना स्कूल में, अरे तू क्या कर लेगा, हम उम्र के लोग में तू मैंने होती है, सही बात है। बट हमें कहीं कहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके तारीफ एक अवार्ड से बड़ी हो जाती है। वो जरूर फर्स्ट प्राइज मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन एक एप्रिसिएशन भी, एक वर्ड भी किसी भी इंसान के लिए कभी भी बहुत ऊपर ले जा सकती है। बिल्कुल सही तो बात। वो बहुत मज़ेदार था मेरे लिए। और जब मैं अवार्ड भी ले रहा था तो उस बॉय का मुझे वो वर्ड याद रहा कि ओके। उसके बाद से मैंने अपने हर काम को भी कंटिन्यू और नए तरीके से इम्प्रूवमेंट करता गया। और ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रंगोली का एक जो कंपटीशन था बहुत बड़े स्केल पे नहीं था, है ना। वो भी जो हुआ है महज
आज से 3-4 साल पहले हुआ है, 2016-17 में ही एक नेशनल लेवल में आर्ट कॉन्टेस्ट होना वो हुआ है। यूनिवर्सिटी लेवल में होता था, उसके पीछे मेरी अलग स्टोरी है, हम इससे बात ज़रूर कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि नया एक मैं बाकी लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग का कोई आर्ट फॉर्म काफ़ी नया हो या आप उसे नए तरीके से करते हैं या लोग अभी आपको वो नहीं दे रहे जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल या 100 साल भी लग जाए, करिए। एक टाइम आएगा, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। पहले आपको देने की इच्छा दिल से होनी चाहिए कि आप क्या देना चाहते हैं आपके समाज को। आपने मुझे इंस्पायर कर दिया, बिकॉज जिस उम्र के पड़ाव पे मैं हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती रहती कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो मैं चाहता हूँ। लेकिन वो बोलते नहीं कि अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ऊपर वाले का मन का होता है। और आपने जो कहा डेफिनेटली हमारे सारे व्यूअर्स, सारे लिसनर्स को बहुत इंस्पायर करेगा कि काम को काम की तरह मत करो, काम को एक पूजा की तरह करो, और जब तक करते रह सकते हो तब तक करो, एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी। सो आपको क्या लगा कि आपको पहली बार अपनी मंजिल की तरफ जो पहली सीढ़ी, आपको ऐसा कब वो फीलिंग आया कि आपने अब वो सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी है? मतलब आज यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग 19th कल्चरल स्टूडेंट यूनियन अवार्ड, सॉरी 19th यूथ इन कल्चर स्टूडेंट्स फेस्टिवल रशिया में, वहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया 28,000 की भीड़ में, 28,000 के कलाकारों के बीच में यू वर देयर, आप 100 लोगों में आए, टॉप 100 लोगों में, यू रिप्रेजेंटेड इंडिया। व्हाट वाज दैट फीलिंग? कहाँ से हुई इन सब चीज़ों की शुरुआत? ये पड़ाव कैसे बनते गए? हाँ, 19th वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट रशिया में जो फेस्टिवल हुआ, वर्ल्ड का बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल माना जाता है। वहाँ पे 20,000 का टारगेट था, बट 28,000 यूथ वर्ल्ड वाइड वहाँ पे सभी आए थे। और मेरा इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन था उसमें कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है और यदि मैं इंडियन आर्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे बहुत गर्व की बात है। तो मैंने अप्लाई किया और एक अच्छी बात थी कि इसमें अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक सेक्शन था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है उन युवाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं विश्व के लिए। तो एक एप्लीकेशन भी था कि एक रीजन होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ एक प्रांत है, महाराष्ट्र स्टेट, तो वैसे ही कल्चर ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी पे एक 4 डेज का सेमिनार था। एक बड़े इवेंट के पहले हमें वहाँ पे इनवाइट किया गया और आप उन लोगों में हम जो 100 लोग हैं, मतलब विश्व करेक्ट, टॉप 100 तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने तैयारी से था कि यदि मुझे मौका मिले कि मैं अपने स्टेट, अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को मैं वहाँ पर प्रेजेंट करूँ, तो ओपनिंग सेरेमनी में मैंने अर्पा पैरी के धाम, ये छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है, अभी जस्ट 1 साल पहले ही कंफर्म हुआ, लेकिन ये लगभग 40-50 साल पुराना सॉन्ग है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला सॉन्ग। तो बहुत मेरे लिए बड़ा बात था कि मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया। वहाँ के लोग, विश्व के जो युवा थे, उन्हें भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर और जो प्रेम है उनका इंडिया के प्रति को मैंने देखा कि हाँ, हमें बहुत प्यार है। हमारे देश के जो महापुरुष थे, जो देश को बना के गए हैं, आज भी उन लोग के जुबान पे है। वो लोग अलग ही ओहदा से हमें बहुत देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली वो लोग जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। करेक्ट, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वंडरफुल, क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज़ होती है यार कि आपकी कंधे पे या आपकी छाती पर एक बैज लगा होता है, इंडिया, भारत, और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने आर्ट फॉर्म में, अपने स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी चीज़ में। सो मेरे पास में तो अभी तक कि वो गौरव नहीं मुझे मिला है या प्राप्त हुआ है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो आई थिंक आपको काफ़ी ओवरवेल्म हो गए होंगे, लाइक बहुत खूबसूरत मोमेंट होगा वो कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
एंड मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहता था इसमें कि इज इट जस्ट ऑल्सो लाइक कि जैसे आप किसी भी एक जोनल लेवल को क्लियर करते हैं, देन आप नेशनल लेवल को क्लियर करते हैं, देन यू रिप्रेजेंट इंटरनेशनली, तो क्या रंगोली आर्ट डिज़ाइन में भी कुछ इस तरीके से ही आपका मतलब स्टेप बाय स्टेप होते गया, या फिर इट वाज जस्ट अ फेस्टिवल जहाँ पर आपने खुद जाके वॉलंटियर किया? हाँ, मैं बताता हूँ। यदि हम इंटरनेशनल फेस्टिवल की बात करें जो रशिया में हुआ था, वो मैंने इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किया डायरेक्ट, क्योंकि मतलब उस फॉर्म में ये था कि आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपके वर्क्स, वो सारा अटैच करना था उनको, ताकि वो यदि विजिट करें तो एक बार में देख सकें कि प्रमोद कैसा काम करता है। तो उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये था डायरेक्ट। लेकिन यदि आप मुझे पूछना चाहें कि नेशनल लेवल में कैसे पार्टिसिपेशन होता है, स्टेट लेवल में कैसा होता है, यूनिवर्सिटी लेवल में कैसा होता है, तो इन सबका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सभी अलग अलग फॉर्मेट में काम करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल का जो नेशनल फेस्टिवल होता है, तो उसमें पहले जोन होता है, सेंट्रल जोन, उसके पहले होता है हमारा यूनिवर्सिटी, उसके पहले कॉलेज। तो कॉलेज में पहले आपको क्रैक करना होता है, फिर यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आते हैं, देन आपको जोन लेवल में, जोन में मतलब कि मान के चलिए 100 यूनिवर्सिटीज के बेस्ट आर्टिस्ट आते हैं। उसके बाद जब उससे जो छने हुए होते हैं वो नेशनल में आते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग इस फॉर्मेट में काम करता है। मैं पानी को लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुआं जो है वो बड़ा होते जाता है हर स्टेप के बाद, मतलब कुआं जो बहुत फैलते जाता है और अलग अलग जगहों से बड़ी बड़ी मछली आती है कम्पीट करने के लिए। हाँ, तो ये होता है ना। और ये तो एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जो ऐसा काम करता है। और मैं जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, स्टेट लेवल, सिटी लेवल, स्कूल लेवल, सारे के सारे मैंने अटेम्प्ट किए हैं। मतलब मोस्टली मैंने अटेम्प्ट किए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अब तक के मोर देन 100 आर्ट कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया, अप्लाई किया है, स्कूल लेवल में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। और ठीक है, यहाँ बात हो गई, हम छपाक पर भी आएंगे और आपकी 3D आर्ट पर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं दी आर्टिस्ट प्रमोद साहू से जानना चाहता हूँ कि प्रमोद साहू की रंगोलियाँ क्या बोलती हैं, प्रमोद साहू क्या बनाना चाहते हैं, प्रमोद साहू को कौन सी एक बात है जो इंस्पायर करती है हर दिन अपने रंगोली को एक नए तरीके से शुरू करने का, एज इफ ये आपका पहला दिन है। आपकी, जैसे मैं पीछे भी देख रहा हूँ आपके बैकग्राउंड में, लाइक लाइव कैरिकेचर्स, लोगों के चेहरे, लाइक नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल, लेकिन फिर भी मासूमियत के साथ वो पूरी की पूरी ओरिजिनलिटी को झलकाते हुए। एंड हियर आई थिंक इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट ऑन अ ह्यूमन फेस, ब्लू कलर में जो आपने बनाया है। सो व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स योर आर्ट, लाइक व्हाट डू यू मेक एंड व्हाई डू यू मेक? आप वो चीज़ें क्यों बनाते हैं जो मैं देख सक रहा हूँ या फिर जो दूसरे लोग देखते हैं? मैं अपने काम में पहले रियलिज्म लेके आया कि कोई पारंपरिक रंगोली हम जो देखते हैं, जो करते हैं, परंपरा जो पूजा के वक्त करते हैं, शुभ चीज़ों के लिए करते हैं। और छत्तीसगढ़ में पीस के लिए, जैसे कि किसी का डेथ होता है तो साथ में चौक पूर्णा होता है, तो अशुभ है एक चीज़ वो, लेकिन फिर भी शांति जरूरी है ना उस वक्त। तो वो भी कल्चर में है। तो मैंने देखा उन चीज़ों को कि एक परंपरा है। उसके बाद रियलिज्म की ओर मैंने देखा, झांका कि क्या इससे रियलिस्टिक चीज़ें बन सकती हैं। तो मैंने अपने गुरु को देखा, चंद्रकांत साहू से, उनके मैंने रंगोलीज देखे। वो 11 दिन गणेश उत्सव में रंगोली करते थे। तो 1 से 2 साल लगभग मैंने उनको देखा, ऑब्जर्व किया, और मैंने चाहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने प्रैक्टिस किया और मैं अचीव कर लिया। उसके बाद एक नया मुझे चाह आने लगा, देखने लगा कि 3D पेंटिंग्स भी होती हैं स्टेडियम पे, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के 3D फैक्ट में लगे होते हैं। यस, वो प्रिंटेड होते हैं जिससे वो लोग फंसा सकते हैं। तो क्यों ना हम रंगोली पे कर सकते हैं। कुछ मैंने स्ट्रीट आर्टिस्टों को भी देखा जो 3D में फ्लोर पे 3D पेंटिंग्स करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रंगोली पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया 2011 पे, और उसके बाद मैं इसे टर्न कर दिया एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे। रायपुर में मैग्नेटो द मॉल है, जो हमेशा इन चीज़ों के लिए मुझे एक बार में हाँ कहते हैं कि मैं किसी के सोशल इश्यूज़ पे या सरकार के ऊपर उंगली उठाना है या हमें समाज में कुछ जागरूकता लेके आना है। तो सही बात है। हम हमेशा ये
ये जो 3D जो आर्ट है, इसे मैंने सोशल अवेयरनेस के लिए कनेक्ट कर दिया। तो चाहे पॉलीथीन की हम बात करें, चाहे मातृभाषा में एजुकेशन होना चाहिए इस विषय में हम बात करें, चाहे बेटियों को बेहतरीन शिक्षा दिया जाए एक उस चीज़ पे, क्यों ना हम बेटियों को एक नेक्स्ट लेवल में एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जाए। क्योंकि ऐसा होता है गाँव में आज भी जो चीज़ नहीं होना चाहिए शिक्षा के लिए, क्योंकि उनमें भी डर है। वो निकलेगा, हो सकता है कुछ दरमियान कुछ बात में उनकी सेफ्टी सच में दिखेगी। हम जैसे मैंने ये वर्ड इसलिए क्योंकि जो युवा जो पुरुष है उनका जो नकारात्मक जो मस्तिष्क है वो सकारात्मक में यदि होगा, तब पुरुष जो पिता है जो माता है वो अपनी बेटियों को बिल्कुल निश्चित रूप से स्कूल भेजेंगे। ये सबसे बड़ा एक जड़ है जो हमें ठीक होना पड़ेगा, हमें होना पड़ेगा। मैं जरूर कहूँ, मैं सच कहूँ, एक पुरुष हूँ तो ठीक है। तो यदि ये होता है तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा लड़कियों का। तो ये एक सिस्टम में हमने चालू किया रंगोली का 3D में, और वो अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। देन इसके साथ साथ जो लेजेंड्स हैं जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं, चाहे मंगेशकर जी हों, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी बाई का, या ऐसे कई महारथी जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, अपने लाइफ को कुछ से बहुत बड़ा चेंज किए हैं और दुनिया को दिखाए हैं कि यस आप भी कर सकते हैं। तो मैं उनसे इंस्पायर होता रहा हूँ और उनका मुझे पोर्ट्रेट बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सीखने मिलता है। उनकी आंखों में वो बात, उनकी मेहनत झलकती है मुझे, सच कहूँ तो ये भी एक मेरा एक सिस्टम रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, एक सोशल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, चाहे इस पे मैं जैसे इंस्पायर होता हूँ उनके मैं पोर्ट्रेट्स मैंने किया है। और अब इमोशंस पे मैं सिग्नेचर वर्क कहा जाए कि मैं कोई भी पोर्ट्रेट करूँ, आई मीन जो हाइपलिज्म में पोर्ट्रेट करता हूँ, आप जो देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ी कल्चर से रिलेट होते हैं। क्योंकि मुझे मन है कि क्यों ना मैं अपने कल्चर को अपने आर्टवर्क के जरिए दिखाऊं, लोग जाने, लोगों को प्रेम हो, बिल्कुल मेरे कल्चर से प्रेम हो, या उन्हें अपने ही कल्चर से क्यों ना प्रेम हो, मतलब प्रेम होना ही चाहिए। ये बात दो मत की बात नहीं है। तो मुझे मज़ा आता है, मुझे करने में बहुत सुकून मिलता है, और इमोशंस में हाफ रखना चाहता हूँ, नॉट कंप्लीट। लोग हंसता हुआ बनाते हैं, रोता हुआ बनाते हैं, आंसू गिरता हुआ, बट मैं आधा में रखना चाहता हूँ क्योंकि वो एक सटल जिंदा हो, सटल रियलिज्म, वो जिंदा दिखे। एग्जैक्टली वो जिंदा चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं हाइपरलिज्म में काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अपने, क्योंकि मैं ही डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने किसी टॉक में इतना डिफाइन नहीं कर पाया। इस टॉक में मैं अपने काम को यदि कोई जाने कि कोई देखा है आर्टिस्ट, तो मैंने 3D रंगोली को सोशल अवेयरनेस के लिए, खुद को इंस्पायर करने के लिए पोर्ट्रेट्स एंड एक सिग्नेचर वर्क, छत्तीसगढ़ी ट्रेडिशनल जो पोर्ट्रेट्स हों जिसमें कि कल्चर दिखे, इमोशन दिखे, वो चीज़ें मैंने तीनों को अलग अलग रखा है। मैं आपकी बात यहाँ पर इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं हाफ इमोशन पे छोड़ देता हूँ, सो इट्स लाइक कि आपने उस पोर्ट्रेट को कंप्लीट नहीं किया कि लोग मतलब बस उसको देख के एक चैन की सांस ले लें। इट्स लाइक कि आप जो देखने वाला है वो देखने वाला भी क्वेश्चन करे कि ये इंसान इस मोमेंट पर जिंदा है, रंगोली ही देख रहा है लेकिन वो जो सब्जेक्ट जो वो देख रहा है वो जिंदा है। और मैं आपको सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहा हूँ, और जिस तरीके से आपने कहा, जितने महापुरुषों के आपने नाम लिए, जिस तरीके से आपने जर्नी बताई, आपका एक जो टच रहा है कि सोशल अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो अपने आर्ट से हो, रंगोली से हो, ताकि उसका असर पढ़ाई पर भी दिखे, और हर एक इंसान का मतलब एक मेंटल जो नज़रिया है, जो परसेप्शन है वो चेंज होना चाहिए, और वो हम इस सारी चीज़ों से चेंज कर सकते हैं। स्पीकिंग अबाउट योर कल्चर, यार मैं लोगों को सबको ये बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक के 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, उन्हें सिखाया है, वर्कशॉप्स लिए हैं, सेमिनार्स, अलग अलग तरीके के एकेडमिक वर्कशॉप्स, आर्ट एजुकेशन, आर्ट सर्विस, और ये जो इन्होंने कहा यहाँ पर मैं दोबारा दोहराऊंगा उस चीज़ को, इंडियन छत्तीसगढ़ी आर्ट एंड कल्चर की छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप भी अपने कल्चर को ढूंढिए, उन्हें रिप्रेजेंट करिए,
एंड इसके साथ साथ इनकी और थोड़ी तारीफ करके मैं फिर इनको माइक दे दूंगा कि he has been awarded by prestigious awards like All India Platinum Award 2018 में, All India Gold Award 2017 में, All India Bronze Award 2015 में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार 2018 में। यार आई थिंक सल्यूट है आपको। एंड हाउ डू यू फील कि इतना लंबा आने के बाद में जहाँ सफ़र शुरू हुआ था कि एक दीदी की डांट, एक दीदी की फटकार से रंगोली को मैंने छुआ, फिर स्कूल में थोड़ा सा रिकग्निशन मिला लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी आया, उसके अलावा आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो आज इस जनरेशन में हैं और वो रंगोली को एज एन आर्ट फॉर्म अपनाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में? आप उन्हें क्या गाइड करेंगे, क्या बताएंगे? और छपाक के लिए चंद शब्द। बिल्कुल। पहले मैं बात करता हूँ, यदि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे काम आपको बेहद पसंद आते होंगे या और कलाकारों के आपको काम पसंद आते होंगे, तो उन काम आपको अच्छे लगते होंगे, ये बात सत्य है। तो उनके काम को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपका वजूद भी होना चाहिए। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें। यस, यदि आप उन सारे काम को जैसे कि मैंने किया, आप सेम कॉपी पेस्ट करेंगे या सेम मेरे रास्ते में एग्जैक्ट चलेंगे, तो आप खुद नहीं बन पाएंगे आप जो हैं। ओरिजिनलिटी। एग्जैक्टली। आप मेरे काम को करके आप क्या सीख सकते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन आपको अपना खुद का गोल सेट करना होगा। वो गोल जो 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, आपको जो गोल सेट करना है आप करिए और धीरे धीरे करके उसे अचीव करिए। दूसरी बात ये है, कोई भी आर्ट वर्क करते हैं आप, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, आप उसे शुरुआत कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ जाएगा, कोई बात नहीं। आप अपना उम्र देखिए। यदि आपको लगता है कि आप इस बीच में 10 से 20 साल के बीच में हैं, तो आप करिए, प्रैक्टिस करिए, उठिए गिरिए, कोई बात नहीं। ये 20 से 30 का उम्र है जिसमें कि आप अर्न कर सकते हो, उस सिस्टम पे जानिएगा। क्योंकि आप आर्ट जरूर करते हो और आपको अर्न नहीं होता है, तो ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली मनी पे डिपेंड होगी, आपके बीवी बच्चे, तो आपको मनी के लिए देखना होगा कोई ना कोई तरीके से। आपका जो टैलेंट है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा मनी पे, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर हो सकता है कि आप नहीं यार मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, आप ये साधु संत माइंड रख सकते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए और मैं रखता हूँ। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमारे साथ में हमारी 5 लोग की फैमिली होती है, उनका भी एजुकेशन होता है, वो सबका अलग अलग मस्तिष्क, अलग अलग दिल होता है, और उन सबको चलाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है कोई ना कोई तरीके से। यस, तो हमें अपने आर्ट को या हमारे हम प्रोफेशन को हम मनी से ज़रूर जोड़ें, किसी न छोटे तरीके से, किसी ताकि हमारा बॉडी आगे बढ़े, हमारा जो गाड़ी है उस पर पेट्रोल जाए, उस पर डीजल जाए, उस पर फ्यूल जाए, तब आगे चलेगी, नहीं तो हमारी गाड़ी वहीं वही रहेगी। सही बात है। और तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थे। और थर्ड, मतलब जो एज एन आर्टिस्ट मैं आप लोग को बातें शेयर कर रहा हूँ, छपाक के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो उसे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि छपाक का सोशल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन, छपाक 2008 में एज अ लोगो स्टार्ट होता है, एज अ छपाक जो कलर गिरता है। और उस वक्त मैं अपने सेल फोन के पीछे लगाया था, क्योंकि सभी अपने फ़ोन के कवर लगाते थे। मैंने कहा कि बाकी लोगों के कवर से अलग मेरा कवर होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास नोकिया फ़ोन था, उसमें मैंने कलर्स ड्रॉप किए थे 3-4, तो उसमें से एक बस बच गया था कुछ महीने के बाद। तो वो मैंने अच्छा लगा मुझे, तो मैंने अपने शर्ट पे पीछे छपाक का लोगो डाला। उसके बाद बच्चे आसपास के इतने क्रेजी हुए कि अपने हाथ में टैटू छपाक करने लगे, और मुझे उस वक्त नाम नहीं मालूम था किसी इसे छपाकी मैं कहूँ। तो बच्चे लोगों ने कहने लगा, चाचा ये आप मन के छपाक, तो उन्होंने ये कहने लगा कि ये आपका छपाक लोगो है। तो वो बहुत क्रेजी हो गए, उनको अच्छा लगने लगा टैटू बना के। तब मैंने समझा कि ये नाम बच्चे ने दे दिया छपाक। उसके बाद ये 2014 में एज आर्ट एकेडमी आया, छपाक आर्टशाला के नाम से। और हम इस पे जो नीडी बच्चे हैं, जो ट्रूली डिजर्व करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जिनके में हुनर हो, और जिनको ज़रूरत हो, हुनर भी हो और जिनको ज़रूरत भी हो, हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं 1 ईयर को। यदि वो इस टैलेंट में एक्सपर्ट है, यदि वो 1 साल में हमें दिखता है कि ये एक्सपर्ट है, यदि उनको किसी आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो एग्ज़ाम फाइट करते हैं, उनको 4 साल का भी एजुकेशन आर्टशाला
देगा। That's wonderful, that's wonderful. इसके लिए मैं आपके लिए तालियां तो बजाता हूँ। आप थैंक बहुत यू, लोगों की थैंक यू। दुआएं जीत रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर एक जो नोशन होता है ना कि यार ठीक है यार, कलाकार भी है, ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, रंगोली बनाता है, इससे घर कैसे चलेगा, पेट कैसे पालेगा, वो आप सारे स्टीरियोटाइप्स, वो सारे बंधकों को और वैसे सोच की जंजीरों को आप तोड़ रहे हो। एंड आई फील रियली प्राउड कि मैं आपसे बात कर सका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जान सका, आपको आपकी आपकी गोल्स को समझ सका, और अंदर में जो एक प्रमोद साहू द पर्सन है मैं उसको समझ सका हूँ। एंड जस्ट बिफोर लाइक समिंग इट अप, बिकॉज आधा घंटा होने को आया है, आपका एक शायद एक और मीटिंग है, मैं बस ये कहना हाँ। चाहूँगा कि व्हाट डू यू फील इज द फ्यूचर ऑफ रंगोली डिज़ाइन एज एन आर्ट कल्चर, एज एन आर्ट फॉर्म, जिसको कमर्शलाइज भी किया जा सके मेन स्ट्रीम में, जैसा आपने कहा कि गाड़ी चलती रहनी चाहिए, आगे क्या बिल्कुल। फ्यूचर है? और बाहर में, बिकॉज यू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया, आप इंटरनेशनली इंडिया को ने आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो बाहर के लोग इसे कैसे परसीव करते हैं, कितना क्रेजी फील करते हैं जब वो किसी रंगोली आर्टिस्ट को रंगोली अपने हाथ की उंगलियों से बनाते हुए देखते हैं? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बाहर में ऐसा कोई आर्ट फॉर्म होता होगा जैसे हमारे छोटे छोटे शहरों में हर गली में होता है। सो व्हाट डू यू फील इज द फ्यूचर ऑफ रंगोली आर्ट फॉर्म? एंड हर कोई सुनने वाला देखने वाला, मैं चाहूँगा कि आप जाके प्रमोद जी को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आई एम प्रमोद साहू, ये इनका प्रोफाइल है, वंडरफुल पेज, इन कला, इनकी नीयत साफ दिखती है वहाँ पे, रंगी एकदम कलरफुल। रंगोली की मैं बात करूँ, यदि यहाँ पे कोई युवा मुझे सुन रहे हैं और रंगोली पुलिस में हैं, रंगोली आर्ट करते हैं, तो आपके शहर में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होंगे जो शादियाँ, बर्थडे पार्टी या कुछ ब्रांड्स के प्रमोशंस करते होंगे, कुछ ना कुछ इवेंट्स करते होंगे। आप उन्हें अप्रोच करिए, आप उन्हें अपने वर्क के बारे में बताइए और उन्हें कुछ रेट कोट करिए। उस रेट कोट करने के बाद उन्हें कुछ पर्सन शेयर करिए ताकि वो अपने क्लाइंट को आपके आर्ट के बारे में दिखाएं, ताकि आपको अर्निंग हो। ओके, ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि एक इंसान बहुत ज़्यादा लोगों को जाके सेल्स एंड मार्केटिंग करता है। अब यदि आप आर्टिस्ट हैं तो आप उन्हें कोई अप्रोच करिए, इवेंट ऑर्गेनाइजर जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होती है, आप उनको बताइए। तो ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि ये रायपुर में मैंने फील किया, और रायपुर के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सभी का धन्यवाद कि उन लोगों ने शादियों पे या ऐसे इवेंट्स पे मुझे इंट्रोड्यूस किए हैं और उससे मैं अर्न कर रहा हूँ। रायपुर शहर आपके लिए कितना लग रहा है? लाइक रायपुर से आपका क्या क्या रिलेशन है, मतलब क्या एक कनेक्शन है रायपुर शहर? बिकॉज आई नो, मैं आपके चेहरे पे वो हंसी देख सकता हूँ, आंखों में वो चाम महसूस कर सकता हूँ। लाइक व्हाट डू यू फील रायपुर शहर? रायपुर शहर मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ है, तो बस इसी में ही बात खत्म हो जाती है। वंडरफुल। क्योंकि जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उनको कभी वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जो हैं रायपुर, छत्तीसगढ़, माँ भारती, या मैं यदि यूएस में चाहे यूके में कहीं पे भी रहूँ, मैं जिस ज़मीन पे रहूँगा, जिस हवा का मैं खाऊंगा, जिस हवा को मैं सांस लूँगा, या जिस जगह को मैं एक्सेप्ट करूँगा, आई मीन जो मुझे वहाँ देगा, मैं उसी का हूँ। क्योंकि यदि वो मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो हर किसी को मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इतना, यदि आप लोगों को यदि मुझे सुन के आप लोग खुश हो पा रहे हैं, तो वो खुशी का सबसे बड़ा जड़ ये रहा है कि मातृभूमि ही है। क्योंकि जब आप अपनी मिट्टी को माँ कहते हैं और उस मिट्टी को कोई खरोचता है तो आपको दर्द होना चाहिए। यदि आपको दर्द हुआ तो आपको विरोध करना चाहिए। आपके विरोध में फिर आपकी शक्ति दिखेगी, शक्ति दिखने के बाद आप जो चाहें आप वो पा सकते हैं। एंड आई फील ये जो रायपुर का जो एक कल्चर है, बहुत सही कहा आपने, एक जो पूरा एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली आपके एक आर्ट में, आपकी रंगोली में भी वो झलकता होगा, वो एक टच आता होगा जो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। एंड टू सम इट अप, आप कुछ कहना चाहेंगे, लाइक हाउ वाज दिस इंटरव्यू, आपको कैसा लगा, एंड वर यू एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप पूरा खुल के बात कर पाए और जो आपको बताना था कि आप वो बता पाए? अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो मैं चाहूँगा कि आप वो खुद बता दें। थैंक यू राज, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, जिससे मैंने बहुत फ्लो में मैं बता पाया हूँ। कुछ चीज़ें नए थे इसके पहले के जो इंटरव्यूज़ थे, मतलब काफ़ी चीज़ें मैं कहूँ तो अलग थे पहले के इंटरव्यू। थैंक यू, आपने बहुत फ्लो में और बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताया है।
थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे सुन रहे हैं, सभी आप लोग देखें मुझे, और थैंक यू सो मच राज। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स, हाथ जोड़ के मेरा भी नतमस्तक आपको प्रमोद जी। ये थे हमारे अपग्रेडिंग इंडिया के सेकंड गेस्ट, वन एंड ओनली प्रमोद साहू फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, इंडिया। ये है रंगोली, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। और इनका मानना है कि इफ दिस यूनिवर्स इफ समथिंग नॉट मेड बाय गॉड, एब्सोल्युटली मेड बाय एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के द्वारा। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत आई एम फीलिंग ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कहानी, आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी और आपका जो मोटिव है अपने कल्चर को लेके, अपने आर्ट को लेके, अपने मदरलैंड को लेके, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों और आंखों तक पहुंचा सकूं, ताकि हर बच्चा अपने घर के एटलीस्ट बाहर जाके रंगोली कुछ बनाए तो सही, ताकि हर घर में तो एक प्रमोद साहू जैसा दिमाग हम पैदा कर सकें। थैंक यू सो मच। टेक केयर प्रमोद। बाय। अपग्रेडिंग इंडिया पॉडकास्ट टू प्रमोद साहू।